नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नए साल के स्वागत को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। पर्यटक और धार्मिक स्थलों पर उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। प्रधानमंत्री ने नमो ऐप पर तस्वीरों के जरिए साल 2025 की अपनी यात्रा की साझा। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य कार्यक्रम में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल दौरे के अंतिम दिन अमित शाह आज कोलकाता में पार्टी विधायकों और सांसदों के साथ करेंगे बैठक। कोलकाता महानगर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज बांग्लादेश जाएंगे। ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगेसी को दी बधाई। कहा, अर्जुन का कौशल, धैर्य और जुनून काबिल तारीफ। सभी खबरें विस्तार के साथ। साल 2025 का आज आखिरी दिन है और नए वर्ष 2026 की शुरुआत हर कोई अच्छी यादों के साथ करना चाहता है। ऐसे में सैलानी पर्यटक स्थलों की ओर चल पड़े हैं। हिमाचल का कुल्लू मनाली पर्यटकों की पहली पसंद है। मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों की बात की जाए तो सैलानी ठंड और बर्फबारी का आनंद लेने मनाली पहुंच रहे हैं। आपको ये तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिए चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। की भरी शब्दों से संबोधित किया है। ममता बनर्जी हैज थ्रेटेन्ड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द वर्ड्स व्हिच कैन नॉट इवन बी थॉट ऑफ। यह भी हमने देखा। ममता बनर्जी जी का कहना कि आप तो होटल में छुप कर बैठे हैं, ये हम नहीं चाहते तो आप होटल के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकते और आप भाग्यवान हैं कि हमने आपको होटल से बाहर निकलने दिया। मैं दोहराता हूं, ममता बनर्जी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए कहा कि आप होटल के अंदर छुप कर बैठे और आप भाग्यवान हैं जो हम आपको होटल के बाहर निकलने दे रहे हैं, वरना अगर हम चाहते तो आपको होटल से बाहर निकलने नहीं देते। यह देश के एक बड़े राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शब्द हैं अपने ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए। और ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि जब पिछली बार चुनावों से पहले हमारे अध्यक्ष जी माननीय नड्डा जी बंगाल गए थे, उनके कैवलकेड पे किस प्रकार से हमला ममता बनर्जी जी ने कराया था। घुसपैठियों से कराया था, लाठी डंडे पत्थर से उनके ऊपर हमला करवाया था। किस प्रकार से आज बंगाल के अंदर 300 से अधिक भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दी गई है। किसी को फांसी चढ़ा दी गई है तो किसी को काट काट के मार दिया गया है। मोर देन 300 कार्यकर्ताज ऑफ भारतीय जनता पार्टी हैव बीन किल्ड इन वेस्ट बंगाल बाय ममता बनर्जी एंड हर गून्स ऑफ टीएमसी। 3000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी अपने घरों से बाहर रुके हुए हैं। वो अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का दमन बंगाल के अंदर हुआ है, उसका नतीजा है कि लोग आज भी अपने घर लौट नहीं पा रहे हैं। घुसपैठियों का नाम इलेक्टोरल रोल में कटता है। घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी अपने ही देश के गृह मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है, उनको धमकाती है,
उनको कहती है हम आपको बंगाल की सड़कों पर उतरने नहीं देंगे। आप सोच के देखिए बंगाल कहां जा रहा है। बंगाल वह राज्य है जिसके लिए पहले कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, अर्थात एक प्रगतिशील राज्य, एक ऐसा राज्य जहां की सोचने की क्षमता, जहां की समझने की क्षमता, जहां की विद्वता, जहां की बुद्धिमता अपने आप में अद्वितीय थी पूरे हिंदुस्तान में। आज उस बंगाल में थैंक्स टू ममता बनर्जी एंड हर गूंस, ममता बनर्जी और उनकी घुसपैठी आधारित तुष्टीकरण की राजनीति ने आज कहां बंगाल को लाके खड़ा किया है। चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे इंडस्ट्रीज के दृष्टिकोण से हो, ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की राजनीति ने ध्वस्त कर दिया है बंगाल को। और ममता जी, आप ये जो धमकी गृह मंत्री को दे रहे हैं, ये धमकी केवल गृह मंत्री जी के लिए नहीं है, ये धमकी प्रत्येक भारतीय के लिए है। अगर आपको लगता है कि बंगाल में भारतवर्ष के गृह मंत्री को भी आप ललकार सकती है, भारतवर्ष के गृह मंत्री को भी आप रोक सकती है, उन्हें भी सड़क पर निकलने नहीं दे सकती है, तो आप सोचिए आप भारत को धमका रही हैं। बांग्लादेश से जो लोग घुस रहे हैं, रोहिंग्यानों के लिए आप आधार कार्ड बना रही हैं, बांग्लादेशियों के लिए आप पलक पावड़े बिछा करके स्वागत कर रही हैं। मैं तो मीडिया में देख रहा था टनल बनाए गए हैं किस प्रकार से उनको लाया जाए उसके टनल बनाए गए। आप बीएसएफ से भिड़ रही हैं, आप जमीन नहीं दे रही है वहां पर फेंसिंग होने के लिए, और देश के गृह मंत्री को धमका रही हैं। ये हिटलर शाही और तानाशाही नहीं तो क्या है। मगर ममता जी आप याद रखिए, बंगाल अब नहीं सहेगा। बंगाल ने भी निर्णय लिया है कि 15 अप्रैल 2026 के बाद 2/3 बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बंगाल में बनेगी। भाजपा की सरकार बनने के बाद चुन चुन करके, जैसे गृह मंत्री जी ने कहा, एक एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। बंगाल बंगालियों का है, हमारे भाइयों और बहनों का है, भारतीयों का है, घुसपैठियों का नहीं है। यह हमारे गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अवश्य करके दिखाएंगे। और ये धमकी देने का काम आप बंद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को प्रेस वार्ता के जरिए अभी आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के लिए जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है वो निश्चित तौर पर निंदनीय। तीखा हमला बोलते हुए संबित पात्रा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के लिए व्यवस्था तैयार की जा रही है ममता बनर्जी सरकार के माध्यम से। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2026 में 2/3 बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आम जनता के लिए एक व्यवस्था खड़ी की गई है, जनता को परेशान किया जा रहा है और जिस तरह से एक अपवाद खड़ा किया गया है, तो उसको लेकर के तीखा हमला संबित पात्रा बोल रहे थे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2026 में अब जनता तय करेगी कि यहाँ पर सुशासन किस तरह से लाया जाना है। बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस में वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा। ये प्रतिबंध न्यू ईयर का जश्न खत्म होने तक जारी रहेगा। कनॉट प्लेस के इनर, मिडिल या आउटर सर्कल में किसी भी गाड़ी को आने की इजाजत नहीं होगी, ताकि जाम से बचा जा सके और लोग बिना किसी रुकावट के जश्न मना सकें। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में अगर पैदल चलने वालों की भीड़ ज्यादा होती है तो आज गाड़ियों को सी हैक्सोगन से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस ने आज और नए साल के पहले दिन श्री माता झंडेवालन मंदिर में पूजा करने आने वाले भक्तों की भीड़ को मैनेज करने के लिए भी खास तरह के प्रबंध किए हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि पीक आवर्स में रानी झांसी रोड से बचें। तो खास तौर पर ख्याल रखिएगा, अगर आप दिल्ली की सड़कों पर देर शाम गुजर रहे हैं तो ये जो एडवाइजरी है इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा, ताकि नए साल का जश्न आप मना सकें। नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में गुलाबी शहर जयपुर भी पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। जयपुर के ऐतिहासिक धरोहर, किले और महल देश विदेश से आए सैलानियों को खास आकर्षित कर रहे हैं।
सैलानी यहाँ की संस्कृति, विरासत और खूबसूरती का भरपूर आनंद ले रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए देश भर के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। गुलाबी शहर जयपुर में भी सैलानियों का तांता लगा है। जयपुर की मशहूर और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए देश और विदेश से बड़े पैमाने पर सैलानी आ रहे हैं। This is the third day in Jaipur. It's very nice. I love it. हम लोग खाटू श्याम घूमने आए हैं और वहाँ से यहाँ आ गए जयपुर घूमने। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। और कहीं पिंक सिटी नहीं, यहाँ से अब घर निकलेंगे। अभी यहाँ जाएंगे जल महल, 2-3 प्लेस है वो सब घूमेंगे। जयपुर के अलावा राजस्थान में देखने और घूमने लायक कई जगह हैं। पर्यटक इन जगहों को देखने के लिए घूमने की योजना बना रहे हैं। अभी रात को हम लोग आए, अभी तो जस्ट शुरुआत है, ये फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। अभी देखते हैं कैसा चलता है। लग तो रहा है कि अच्छा ही होगा। हम लोग टूर कंप्लीट करके आए, आज हम लोग का लास्ट डे है, कल घर जाएंगे। हम लोग जोधपुर, जैसलमेर, बाकी सब घूम के आए, उदयपुर वगैरह सब हो गया। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग और राज्य के अधिकारी सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार हैं। उन्हें उम्मीद है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए यहां रिकॉर्ड संख्या में सैलानी आएंगे। तो ये सैलानी पर्यटन का आनंद तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ स्थानीय व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर साल 2025 की अपनी यात्रा शेयर की है, जिसमें महत्वपूर्ण राजनयिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी और लोगों के साथ दिल को छू लेने वाली मुलाकातों की तस्वीरें दिखाई गई है। यही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की 2025 की यात्राओं में पवित्र मंदिरों, प्रयागराज महाकुंभ, सीमावर्ती क्षेत्रों की ये तमाम तस्वीरें। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं नेशनल मीडिया सेंटर पर, जहां पर भारत सरकार के 2026 के कैलेंडर की लॉन्चिंग हो रही है। Stand today and to reaffirm where we are consciously headed. A calendar is not only about marking days and month. It is about to setting a direction, reaffirming priorities and reminding us quietly but consistently of our shared national purposes. The theme of this year calendar, Bharat at 2026, our Honorable Prime Minister's vision that Seva, Susasan or Samriti, captures India at a moment of assured confidence. It reflects a nation that is secure in its identity, strong in its institutions, and clear in its long-term vision. It presents an India that is not merely responding to change but shaping its own destiny, guiding by service, strengthened by good governance, and committed to inclusive prosperity. This year, 2025, has been significantly in advancing this vision. During the year, the government undertook a series of landmark reforms that mark an important chapter of our national journey towards the Viksit Bharat 2047. These reforms were guided by a clear objective to ensure inclusive growth, strengthen economic resilience, and lay a sustainable foundation for India's long-term development. Friends, at the heart of this effort were far-reaching economic and tax reforms aimed at easing the burden on citizens and encouraging voluntary compliance. Substantial relief was extended to the middle class through exemption of annual income up to 12 lakhs under the new tax regime. This step reflects the government's commitment to making growth more equitable and to enhancing disposable incomes. And this same direction in indirect taxes also witnessed a major reform overall with GST 2.0,
we brought up the 5% from 18% to 5%. And also the labor and employment reforms constituted another major pillar of the changes. The operational of 4 labor codes consolidated 29 existing laws into a simplified framework, improving case of ease of doing business while simultaneously expanding social security and worker production, employment generation received a decisive push through the Honorable Prime Minister's Viksit Bharat Rozgar Yojana. This aims at create 3.5 crore jobs, complemented by strengthened rural employment initiative under the Viksit Bharat Gramin G Ramji framework. These reforms are not isolated measures. They are part of coherent national strategy focused on empowering citizens, strengthening institutions, and ensuring that growth is both inclusive and sustainable. Friends, in this juncture, we are marching towards the Viksit Bharat at 2047. Last 11 years, we are witnessing the country's growth, the inclusive growth. One side, we are seeing the social sector development. Another one side, the infrastructure development, the world-class infrastructure development. The developments, whether it is in railway, whether it is in civil aviation sector, whether it is in highway sector, whether it is in space, whether it is in atomic sector, the all sectors we are growing very fastly. Before the 2014, we were the 11th economic in the worldwide. Now we are the 4th largest economic in the world. And in 2027, we will be the 3rd economic country. In 2047, we will be the number 1 economic, and we will be the progressive country in the Viksit Bharat country. For that, we are what our former President Abdul Kalam ji's dream was, that Viksit Bharat. That Viksit Bharat, our Honorable Prime Minister's vision is that for the Viksit Bharat, we are marching that. We will be work together, we will achieve, our country will be the pride, our country will be the progressive, our country will be the leader of the globe in this vision. The reforms, the coming this Bharat at 2026, the reforms is going to take up major reforms and towards the Viksit Bharat. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद माननीय। और अब मौका है साल 2026 के कैलेंडर के विमोचन का। इस सिलसिले में मैं अब पुनः निवेदन करना चाहूंगी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी से कि कृपया आप नए साल 2026 के कैलेंडर का विमोचन करें। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से भी अनुरोध है कि कृपया कैलेंडर रिलीज का हिस्सा बने और मंच के आगे वाले हिस्से में आप प्रस्थान करें। इस वर्ष के कैलेंडर की मुख्य थीम है भारत एक्ट 2026, भारत एक्ट 2026, सेवा, सुशासन और समृद्धि। ये थीम एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करती है जो अपने आत्मविश्वास में अडिग है, अपनी पहचान को लेकर गौरवान्वित है और अपने विकसित भारत के विजन को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है।
जोरदार तालियों के साथ साल 2026 के स्वागत का इस कैलेंडर के साथ सभागार में मौजूद सभी लोग करें। सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो भारत सरकार के वार्षिक कैलेंडर 2026 को जारी किया गया। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के साथ ही उन्होंने जारी किया और साथ ही साथ उन्होंने इसकी थीम भी बताई और बताया कि इसकी थीम है भारत एट 2026 सेवा, सुशासन और समृद्धि। अपने संबोधन में उन्होंने ये बात भी कही कि 2025 की किस तरह से ऐतिहासिक यात्रा रही है और उसके अलावा साल 2047 तक विकसित भारत के जिस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 2025 की उपलब्धियां भी हमारे साथ हैं और 2026 में भी तमाम उपलब्धियां भारत अपने साथ जोड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने जीएसटी 2.0 की बात कही। उन्होंने लेबर कोड के में जिस तरह से बदलाव किए गए उसका जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को किस तरह से साल 2025 में बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह से लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। कसूरी मेथी लाजवाब है, स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी भूखा न रहे, छोटा बड़ा इससे ऊपर उठकर सब लोग मिलकर साथ रहे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को साकार करते हुए दिल्ली सरकार ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार 100 स्थानों पर अटल कैंटीन शुरू कर रही है, जहां श्रमिकों और जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। सभी अटल कैंटीन में डिजिटल टोकन, CCTV निगरानी और नियमित ऑडिट से सुनिश्चित होगी पूरी पारदर्शिता। यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि सम्मान और समानता का प्रतीक है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नए साल से पहले वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और कुछ इसी तरह का नज़ारा हरिद्वार के श्री माता मनसा देवी मंदिर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं अयोध्या, क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की आज दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस मौके पर प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव का शुभारंभ हो चुका है, जहाँ बड़ी संख्या में देश और दुनिया के श्रद्धालु अयोध्या पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही रामलला के दर्शन पूजन का दौर भी लगातार जारी है। वहीं सुरक्षा की अगर बात की जाए तो भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम स्थानीय प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विकास सिंह ने, आपको दिखाते हैं। श्री राम की नगरी अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह की द्वितीय वर्षगांठ है।
इस अवसर पर तमाम सारे आयोजन हो रहे हैं। मुख्य आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हो गए, लेकिन तमाम सारे आमजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज 31 दिसंबर है और इस दिन में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुंची हुई है। सुबह से ही दर्शन कर रही है। नूतन वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार शुरू हो रहा है, तो लोग चाहते हैं आज के दिन हम यहाँ पर दर्शन करें प्रभु श्री राम के, क्योंकि द्वितीय वर्षगांठ है और यह दिन है संघर्षों का दिन है। तमाम सारे लोगों ने बलिदान दिया था, सपने देखे थे। 5 सदी की संघर्ष के बाद वह दिन आया था जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ था। जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे जानते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। नई साल का दिन है ना, इसलिए यहाँ आना। आपको पता होगा कि मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा भी आज के दिन ही हुई थी। जी 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 जी, बहुत खुशी, बहुत अपार खुशी मिली है। यहाँ के भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं और बहुत ही सुंदर लगा है, बहुत अच्छा अयोध्या। राजस्थान से आए हम, अलवर डिस्ट्रिक्ट से। बहुत अच्छा लगा, मन प्रफुल्लित हो गया, इतना बढ़िया बना रखा है। बरेली यूपी से आए, संजय गुप्ता नाम है। मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत सर। तीसरे महीने के बाद दोबारा रिवीजन मतलब आए हैं और 3 दिन से दर्शन कर रहे हैं, मन नहीं भर रहा है। बहुत बढ़िया लगा, पहली बार आए हैं, दर्शन करके बहुत ही आनंद आया। जय श्री राम, बहुत अच्छा लग रहा है। पंजाब से आए हैं, अमृतसर से, बहुत बढ़िया लग रहा है। आज का दिन खास चुना था आज। हाँ, हमने पहले प्लान किया था कि साल का एंड यहाँ मनाएंगे, नया साल यही मनाएंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है। आपके यहाँ का जो भी प्रशासन है यहाँ का, उनका व्यवहार, उनकी वो सारी चीजें जब जाते हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगता है। व्यवस्थाओं की भी लोग तारीफ कर रहे हैं। आज का दिन उन्होंने खास चुना था कि आज यहाँ पहुँचना है, हमको प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं, आशीर्वाद लेना है। यहाँ पर अपनी मंगल कामनाएं, देश की सुख समृद्धि के लिए लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। भारी भीड़ उमड़ी हुई है और भीड़ के लिए भीड़ प्रबंधन के इंतजाम भी प्रशासन ने किए हैं। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। और अयोध्या से ही विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, प्रभु श्री राम आस्था है, आराधना है और संपूर्ण विश्वास भी है। किस तरह की अलौकिक छटा इस वक्त आप देख पा रहे हैं? हालांकि आपकी रिपोर्ट के जरिए हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी कि सर्दी का मौसम एक तरफ, लेकिन आस्था और विश्वास, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद एक तरफ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आस्था और विश्वास भारी पड़ रहा है इस सर्दी पे। सुबह से ही यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं प्रभु श्री राम के मंदिर, और यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार यहाँ पर दर्शन चल रहे हैं यहाँ पर, और दर्शनार्थी इतने खुश हैं यहाँ आकर। सबसे बड़ी बात है कि जो आज के दिन के लिए उन्होंने प्लानिंग की थी वो उनकी थी यहाँ पर कि उनको आना है, आज के दिन ही आना है। इसकी तैयारी काफ़ी पहले से कर रखी थी और जिसके बाद वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्योंकि आज बेहद ही खास दिन है, प्रतिष्ठा समारोह का उत्सव है। यहाँ पर दूसरी वर्षगांठ है प्राण प्रतिष्ठा समारोह की। इसके लिए भी तमाम सारे आयोजन किए जा रहे हैं। यहाँ पर मुख्य समारोह में अभी कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा के मंदिर पे हमारे पीछे हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है। माता अन्नपूर्णा के मंदिर पर प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन करने के बाद यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँचेंगे। और सबसे एक बड़ी बात बताएं, आज दूसरी वर्षगांठ है इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की, लेकिन ये वर्षगांठ इस तरीके से होती है सभी सनातन प्रेमियों के लिए, राम में आस्था रखने वाले लोगों के लिए एक सौभाग्य का दिन होता है। क्योंकि ये मंदिर एकमात्र मंदिर ही नहीं है, ये 500 वर्षों का इंतजार है। 5 सदियां लग गई इसको पूर्ण होने में, तब जाकर इस मंदिर का निर्माण हुआ था। आज जब ये समारोह होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरी दुनिया की तो निगाहें लगी ही रहती हैं, लेकिन अनंत लोक से भी वो तमाम सारी दिव्य आत्माएं भी देखकर अभिभूत होती हैं, खुश होती हैं कि यहाँ पर ये अयोध्या ने बहुत कुछ देखा है। प्रभु श्री राम का बचपन देखा है, राज्याभिषेक देखा है, उनका वनवास देखा है, उसके बाद अयोध्या को टूटते हुए बिखरते हुए भी देखा है। इस अयोध्या की धरती में सरयू माता कितने बार उनका पानी लाल हुआ, लेकिन फिर एक बार जब राम भक्ति की एक नई लहर उठी, यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना जब अयोध्या एक बार फिर से सजने लगी, संवरने लगी, निखरने लगी। यहाँ पर एक बार फिर से प्रभु श्री राम का मंदिर जब स्थापित होता है, उसके साथ साथ इस पूरी अयोध्या को सजाया जाता है, संवारा जाता है, निखारा जाता है, तमाम सारे विकास योजनाओं से जोड़ा जाता है। और इसमें अब
जैसे प्रभु श्री राम को उस समय वैकुंठ से प्यारी अपनी नगरी लगती थी, कुछ ऐसी ही तर्ज पर अयोध्या नगरी को सजाया गया है। भव्य मंदिर ये पूरी दुनिया में सनातन आध्यात्म का केंद्र तो बन ही रहा है, क्योंकि हम आपको बताएं कि जून तक ही यहाँ 26 करोड़ से ज्यादा लोग अयोध्या आ चुके हैं और अब बात करें लगातार प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और अनुमान किया जा रहा है 31 तारीख से 1 तारीख तक यहाँ पर 10 लाख लोग पहुँचेंगे। तो उनके मद्देनजर यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि खुश होकर एक अच्छी यादें लेकर यहाँ से जा रहे हैं वो लोग। जी, विकास कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, क्या इसी तरह का संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक तरफ प्रतिष्ठा द्वादशी का मौका और दूसरी तरफ 2025 की विदाई और साल 2026 का आगमन। तो जिस तरह से पूरे साल भर तो हम देखते हैं कि भक्त जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो अयोध्या का रुख करते हैं, लेकिन इस तरह के जो खास मौके होते हैं उस समय में और भी सैलानियों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है और ये कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। जी बिल्कुल, इसका सबका खास असर होता है। यहाँ पर अगर अयोध्या नगरी की बात करें तो समस्त अयोध्या नगरी को इसका लाभ मिल रहा है, यहाँ के प्रत्येक नागरिक को मिल रहा है। हमने जब बात की यहाँ पर आसपास जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं, चाहे वो खान पीने की दुकानें हो, होटल का व्यवसाय हो, फूल का दुकानें हो, पूजा सामग्री हो, तमाम सारी बुक्स हो, धार्मिक बुक्स हो, इन सब लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है। ई रिक्शा चालक, रिक्शा चालक और तमाम सारे जो काम करने वाले हैं, होटल से जुड़े व्यवसाय, सब्जी से जुड़े व्यवसाय, तमाम जब यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उन सभी लोगों को बड़ा लाभ होता है और इससे कहीं ना कहीं एक धार्मिक आस्था तो जो है लोगों की बढ़ रही है, लेकिन एक आर्थिक लाभ भी एक बहुत बड़ा पहलू है। और हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो आय प्राप्त हुई है, क्योंकि 137 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में आए हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में किस तरीके से उत्तर प्रदेश एक पर्यटन का केंद्र बनकर उभरा है। इसके लिए पहले से बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। एक समय था कि उत्तर प्रदेश में आने के लिए जो धार्मिक स्थल आस्थाएं तो लोगों की हमेशा से थी, लेकिन लोग सोचते थे वहां जाएंगे, वहां की सड़कें खराब है, वहां पे बिजली नहीं आती है, वहां पे रहने की व्यवस्था नहीं है अच्छी। इन सब चीजों को लगातार यहाँ पर काम किया गया। 2017 के बाद हर धार्मिक स्थल को, पौराणिक स्थल को विकसित किया गया और इसी पर निरंतर काम किया जा रहा है और उसी का ये नतीजा है कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और प्रभु श्री राम का मंदिर, सनातन में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति अयोध्या जरूर पहुंचना चाहता है और लगातार हम यही देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इस वक्त मौसम में भले ही ठंडक हो विकास, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आस्था है वो चरम पर है। गर्मजोशी के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अयोध्या से हमारे सभी दर्शकों को तमाम अपडेट दिखाने के लिए। और रुक करते अगली खबर का, आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा है कि जय श्री राम। आज ही की शुभ तिथि पर 2 वर्ष पूर्व 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना का प्रतीक ये मंदिर धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष, सांस्कृतिक स्वाभिमान के लिए त्याग और विरासतों के संरक्षण के लिए बलिदान की अप्रतिम प्रेरणा बना रहेगा। इस पवित्र अवसर पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सभी बलिदानियों को नमन करता हूं। और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो भी साझा किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो साझा किया है, आपको दिखाते हैं। राम और रामायण से अलग इस देश की कल्पना हो ही नहीं सकती। राम का चरित्र और राम ये देश के जनमानस का प्राण है। राम व्यक्ति नहीं है, राम प्रतीक है। करोड़ों लोगों का आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम किया गया। राम का जीवन ही अपने आप में परिपूर्ण, गिलहरी, गीत, वानर, रींछ, वनवासी सबको जोड़कर सत्य पर सत्य की विजय का झंडा श्री राम ने। राम का राज्य किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के विशेष के लिए नहीं है। राम का राज्य, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत, समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तापित करने का काम 22 जनवरी को मोदी जी के हाथ से हुआ है। हम सब 1528 वहाँ पर
राम मंदिर देखना चाहते हैं। पीढ़ियां चली गई, हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हुए, संघर्ष किए, आंदोलन किए, मगर ये दिन देखना स्वप्न में नहीं आया। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हम देख सकते हैं। ये सामाजिक एकता का एक अद्भुत उदाहरण मंदिर है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अद्भुत उदाहरण मंदिर है। विध्वंस के सामने विकास का विजय है, धर्मांधता के सामने आध्यात्मिकता और भक्ति का विजय। भारत के गौरवमय युग की ये शुरुआत है। मैं ये 1528 से 22 जनवरी 2024 तक की संपूर्ण कानूनी और युद्धों की और आंदोलनों की लड़ाई को, ये सभी योद्धाओं को बहुत विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूँ। वो जहाँ भी होंगे बड़ी आनंद की अनुभूति करते होंगे, अपनी श्रद्धा को चरितार्थ करने की अनुभूति करते होंगे। अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत समेत देश का अधिकांश हिस्सा इस समय ठंड की चपेट में है। कोहरा, शीतलहर और कड़ाके की ठंड से जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। तस्वीरें आपको अलग अलग राज्यों से दिखा रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब की तस्वीरें हैं। वाहन चालकों को हालांकि वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम है। देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और चंडीगढ़ में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और घने कोहरे की वजह से ट्रेन संचालन प्रभावित हो रहा है। भारतीय रेलवे ट्रेनों की लाइव मॉनिटरिंग के जरिए स्थिति पर नजर लगातार बनाए हुए है। ट्रेन लेट होने से प्रभावित यात्रियों के लिए रेलवे ने ट्रेनों में भोजन की व्यवस्था भी की है। उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधकों को यात्रियों से जुड़ी हुई दिक्कतों को तुरंत समाधान करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। जहां इस वक्त कोहरे की वजह से यातायात या यूं कहूं सड़क यातायात प्रभावित है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे से लेकर के हवाई यातायात ये सब प्रभावित है। साफ तौर पर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जहां पर साफ तौर पर ये तस्वीरें हैं जो डिले चल रही है। प्रीमियम गाड़ियां भी इस वक्त डिले चल रही हैं। जो रेलवे है वो ये कोशिश कर रहा है कि तमाम जो यात्री हैं उनको सुख सुविधाओं में कमी ना हो, इसीलिए भोजन की जो समस्या है या यूं कहें कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो है, लाइव मॉनिटरिंग है, वो तक की जा रही है। कोशिश रेलवे ये कर रहा है लगातार कि वो इस स्थिति से जल्द निकल सके और जो ट्रेनें हैं उन्हें टाइम पर चलाया जा सके। कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि जब जो ट्रेनें हैं वो जब डिले चल रही होती है तो कुछ जो नई ट्रेनें हैं उन्हें उतारा जाता है, जिससे कि उन समय की जो स्थिति है उसको काबू में किया जा सके। अब जरा मैं एक बार आपको कहूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन पीयूष है, जरा एक बार उस तरफ की स्थिति दिखाएं और दिखाएं आपको कि क्या कोहरा है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं और पूरी तस्वीरें जो हैं वो आप और आपके जरिए दर्शक हमारे इस कैमरे के जरिए देख पा रहे हैं, जहां पर यात्रियों को घंटे का इंतजार भी करना पड़ रहा है। और न केवल इतना बल्कि विजिबिलिटी बहुत कम होती चली जा रही है। और ये रेलवे स्थिति ही नहीं है, सिर्फ रेलवे का ही नहीं है, हवाई यातायात भी कुछ इसी तरीके से प्रभावित है। और यही वजह है कि मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अस्थमा और दमा के मरीजों के लिए तो खासतौर पर एडवाइजरी भी एक तरीके से कहे तो डॉक्टर्स लगातार दे रहे हैं कि वो जब निकले तो मास्क लगाकर निकले और कोशिश करें कि घर में ही रहें। नए साल का जश्न मनाने के लिए अगर निकल भी रहे हैं तो वो भी बड़ी सावधानी के साथ निकलें और अपनी और अपनों के स्वास्थ्य का खासा ख्याल रखें। तो यात्री सुविधा सर्वोपरि है, उसी को ध्यान में रखते हुए चाहे रेलवे का क्षेत्र हो या फिर हवाई यात्रा का क्षेत्र हो, लगातार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मौसम पर तो किसी का बस नहीं चलता, लेकिन फिर भी यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि व्यवस्थाएं सुगम बनाई जाएं। रुक करते अगली खबर का, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के चलते विमान संचालन प्रभावित हुआ है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से बड़ी संख्या में उड़ानें लेट हुई हैं, वहीं कई फ्लाइट्स को भी रद्द करना पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी जीएमआर ने लोगों से फ्लाइट शेड्यूल जांच कर ही एयरपोर्ट पहुंचने की अपील की है। आईजीआई एयरपोर्ट पर हालात का जायजा लिया है। डीडी न्यूज संवाददाता मोहित शुक्ला ने, आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। मेरी मौजूदगी इस समय आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर है और यहां पर भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कोहरे और शीतलहर का फ्लाइट के संचालन पर किस तरीके से असर पड़ा है। आप तस्वीरों में देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये जो आप फ्लाइंग चेक इन इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, इसमें कई सारी फ्लाइट या तो डिले है या वो फिर कैंसिल हुई है। जैसे कि
जम्मू और श्रीनगर की फ्लाइट कैंसिल हुई है, इसी तरीके से जो जम्मू और श्रीनगर की दूसरी फ्लाइट है वो डिले चल रही है, इसी तरीके से अहमदाबाद की भी एक फ्लाइट डिले चल रही है। तमाम ऐसी फ्लाइटें हैं जो या तो देरी से चल रही हैं या वो कैंसिल हुई हैं। हालांकि इस बाबत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साफ तौर पर एयरलाइंस को ये इत्तला की है, साफ तौर पर उनको निर्देश जारी किए हैं कि अगर उनके फ्लाइट संचालन में देरी होती है तो वो यात्रियों की सहूलियात के लिए उनके रुकने, खाने और कैंसिलेशन के पूरे रिफंड का इंतजाम करें। यात्रियों को किसी तरीके की कोई भी मुश्किलात नहीं होने चाहिए। दिल्ली एनसीआर के आसपास पूरे इलाके में विजिबिलिटी काफी लो है, यही वजह है कि तमाम गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। ट्रेन के संचालन में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं, तो चाहे वो रेल परिवहन हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो, चाहे वो हवाई यातायात का मार्ग हो, हर तरफ ऐसी ही मुश्किलात आ रहे हैं। तो मतलब जाते हुए साल का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन कोहरे और सर्दी शीतलहर ने ये दिखा दिया है कि राजधानी पर उसका पहरा है और उसने गाड़ियों की रफ्तार थाम दी है। आईजीआई एयरपोर्ट से कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और साउथ सेंट्रल रेलवे ने मकर संक्रांति त्योहार के मद्देनजर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए 11 अतिरिक्त विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार त्योहार के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनें 7 जनवरी से 12 जनवरी तक चलाई जाएंगी। रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार ये विशेष ट्रेनें काकीनाडा, विकाराबाद, विकाराबाद पार्वतीपुरम, पार्वतीपुरम से विकाराबाद और पार्वतीपुरम काकीनाडा के बीच, सिकंदराबाद पार्वतीपुरम और काकीनाडा टाउन विकाराबाद रूट पर संचालित होंगी। इन ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी, इसके साथ साथ स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास कोच उपलब्ध कराए जाएंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वो यात्रा से पहले ट्रेन की समय सारणी और उपलब्धता की जानकारी जरूर जांच ले, ताकि त्योहारी सीजन में सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके। बुलेटिन में खबरें और भी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से फैली उल्टी दस्त की बीमारी से 8 नागरिकों की मौत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया है और त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके अलावा बाकी मरीजों के उपचार का पूरा खर्च राज्य सरकार की ओर से वहन करने के निर्देश भी दिए हैं। जानकारी के अनुसार इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जोनल अधिकारी और सहायक यंत्री को निलंबित किया गया है, जबकि प्रभारी उपयंत्री को सेवा से पृथक किया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। प्रभावित क्षेत्र में नर्मदा जलापूर्ति बंद कर टैंकरों से स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2025 ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक नीति का साक्षी बना। इस कार्रवाई में भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता और स्वदेशी हथियारों की मारक ताकत सामने आई। आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित रक्षा इकोसिस्टम ने पूरे देश को रणनीतिक स्वायत्तता प्रदान की। ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के बीच बेहतरीन तालमेल का उदाहरण रहा। मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आतंक के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा।
2025 में ऑपरेशन सिंदूर ने प्रधानमंत्री मोदी की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की पुष्टि की थी। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने उरी और पुलवामा आतंकवादी हमलों का कड़ा जवाब दिया था, उसी प्रकार अप्रैल में पहलगाम में भारतीयों पर हुए पाकिस्तानी आतंकवादी हमले को भी बिना दंड के नहीं छोड़ा गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों पर हमले किए, जिनमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। भारत ने कार्रवाई के नियमों को फिर से परिभाषित करते हुए पाकिस्तान के भीतरी इलाकों, जिनमें पंजाब प्रांत, मुरीदके और बहावलपुर शामिल हैं, को टारगेट किया। संदेश स्पष्ट था कि भारत एक नरम देश नहीं है और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देशों के खिलाफ निर्णायक दंडात्मक कदम उठाएगा और आतंकवादियों और पाकिस्तानी राज्य के बीच कोई भेद नहीं करेगा। स्वदेशी आकाश तीर प्रणाली सहित भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। इससे भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता और हमारे हथियारों और प्लेटफॉर्मों की काबिलियत का भी प्रदर्शन हुआ, जिनमें से अधिकांश आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारत में निर्मित किए गए थे। भारत ने पिछले 11 वर्षों में स्वदेशी हथियारों के विकास और निर्माण का एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया है। इस आत्मनिर्भरता ने भारत को रणनीतिक स्वायत्तता प्रदान की है और अतीत के विपरीत भारत अब अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए विदेशी शक्तियों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। आईडेक्स जैसी योजनाएं जो एआई, ड्रोन, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती हैं, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, स्वदेशी हथियारों को रक्षा खरीद बजट का 75% और निजी क्षेत्र के लिए डिफेंस के R&D बजट का 25% आवंटित करना भारत के युवा उद्यमियों द्वारा संचालित नवाचार और उद्यम की एक लहर को जन्म देता है। 2018 में अमेरिकी सरकार ने अपने काटसा रेजिम के तहत रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ और अपने रुख पर अडिग रहा। ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात के बाद पाकिस्तान द्वारा दागी गई मिसाइलों को विफल करने में निर्णायक साबित हुई। भारत निरंतर अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल या UAV जैसे DRDO द्वारा विकसित घातक ड्रोन, नागास्त्र जैसे लॉइटरिंग ड्रोन का निर्माण कर रहा है। हजारों चीनी निर्मित कॉम्बैट ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन से भारत के आसमान की रक्षा भारतीय वायुसेना के IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम द्वारा की गई, जो कि तीनों फौजों के समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं के बीच उच्च स्तरीय एकीकरण को उजागर करने के लिए याद रखा जाएगा। फौजों में सिनर्जी लाना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। मोदी सरकार ने 2020 में सैन्य मामलों का विभाग और CDS का पद बनाया। सिंदूर ने दिखाया कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना तो इन सिंक हैं ही, और ऑपरेशन सिंदूर में भारत की शानदार सफलता भारत की सैन्य शक्ति की सटीकता और मारक क्षमता का प्रमाण है। साथ ही इसने दुनिया को यह भी दिखाया कि मजबूत और निडर राजनीतिक नेतृत्व द्वारा समर्थित सैन्य शक्ति क्या नहीं कर सकती है। नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज के लिए। रुक करते अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगेसी को बधाई दी है। PM ने X पर लिखा, शतरंज में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। दोहा में FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगेसी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने हाल ही में FIDE रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता था। उनका कौशल, धैर्य और जुनून काबिल तारीफ है। उनकी उपलब्धियां हमारे युवाओं को प्रेरित करती रहेंगी। मेरी ओर से उन्हें शुभकामनाएं। खेल की खबरों में ही भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज 5-0 से अपने नाम कर ली है। तिरुवनंतपुरम में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने श्रीलंका को 15 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 175 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सर्वाधिक 68 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन ही बना सकी। हरमनप्रीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच और शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। ये तीसरा मौका है जब भारतीय टीम ने 5 मैच की सीरीज को 5-0 से क्लीन स्वीप किया है। वहीं ये पहला मौका है जब श्रीलंका ने 5 मैच की कोई सीरीज 5-0 से गंवाई है।
तो भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज 5-0 से अपने नाम की। सीरीज में शानदार प्रदर्शन का फायदा भारतीय खिलाड़ियों को रैंकिंग्स में भी हुआ है। ताजा जारी आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग्स में भारतीय खिलाड़ियों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। श्रीलंका के खिलाफ संपन्न टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों को आईसीसी रैंकिंग्स में भी फायदा हुआ है। ताजा जारी आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग्स में भारत की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा और तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर की रैंकिंग में सुधार हुआ है। शेफाली वर्मा 4 स्थान चढ़कर 6ठे स्थान पर आ गई हैं। शेफाली ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में 3 अर्धशतक लगाए और वे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गयीं। उन्होंने दूसरे टी20 में 69, तीसरे टी20 में 79 और चौथे टी20 में भी 79 रन की पारी खेली। वहीं रेणुका सिंह ठाकुर गेंदबाजों की रैंकिंग में 8 स्थान चढ़कर संयुक्त रूप से 6ठे स्थान पर आ गई हैं। रेणुका ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी20 मैच में 21 रन देकर 4 विकेट लिए थे। दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजों की रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। दीप्ति शर्मा ने पिछले हफ्ते ही शीर्ष पर कब्जा जमाया था। भारत की लेफ्ट आर्म स्पिनर्स श्री चरनी और वैष्णवी शर्मा की भी रैंकिंग्स में सुधार हुआ है। श्री चरनी 17 स्थान के फायदे के साथ 52वें स्थान पर आ गई हैं। वहीं अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलने वाली वैष्णवी शर्मा 390 स्थान की लंबी छलांग लगाकर 124वें स्थान पर आ गई हैं। श्रीलंका के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज भारत ने 5-0 से अपने नाम की। ये सीरीज आगामी टी20 विश्व कप के लिहाज से काफी अहम है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड और वेल्स में होगा। भारतीय टीम वनडे की विश्व चैंपियन है और अब उसकी नजर टी20 विश्व कप भी अपने नाम करने पर है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कहा है कि वो अभी ये नहीं बता सकते कि वो कितने समय तक शीर्ष स्तर के टेनिस में भाग लेते रहेंगे। नोवाक जोकोविच फिलहाल विश्व रैंकिंग में 4थे स्थान पर हैं और उन्हें कार्लोस अल्कराज और यानिक सिनर जैसे खिलाड़ियों से अच्छी खासी चुनौती मिलती रही है। इस सब के बावजूद जोकोविच ने कहा है कि उनकी कोशिश रहेगी कि वो 2028 के ओलंपिक में कोर्ट पर उतरें। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।